हेलो बच्चों, मैं हूँ रोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं अ क्यूरियस सेल। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इस चैप्टर को शुरू किया था, हमने इसका बहुत सारा पार्ट कंप्लीट भी कर लिया है। तो आज हम इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे टीएस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब पहले देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, पर आज भी आपको वापस से बता देता हूँ। चलिए देखिए, जो एक ऐसी ट्यूब है हमारे बॉडी में, जिस ट्यूब या फिर जिस पाथ को फूड हमारी बॉडी में फॉलो करता है, जिस पाथ से हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है या फिर फूड पास होता है, उस पाथ को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये क्या है? एक ट्यूब है जो कि शुरू होता है कहाँ से? माउथ से। ओके, ये माउथ समझ लीजिए आपका, ये माउथ हो गया, ये ओसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया। ओके, ये इंटेस्टाइन हो गया आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, और ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया एनस। तो मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ खास बना नहीं है, बट आपके समझने के लिए ठीक है। ओके, ये समझ लीजिए आपका स्टमक है। ओके, देखिए, अब ये जो ट्यूब है ये माउथ से शुरू होता है और एनस में ख़त्म होता है। ओके, तो इस ट्यूब को ही हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जहाँ से फूड हमारी बॉडी में जिस पाथ को फॉलो करता है उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या करता है? ये अलग अलग जगह पे इसका जो है अलग अलग रोल होता है। इसके लिए इसके अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पर इसका कंपोजिशन सेम रहता है। मतलब इसमें 4 लेयर्स रहते हैं: सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, इसके 4 वॉल लेयर्स रहते हैं, जो कि हर जगह 4 ही रहेंगे, 5 नहीं हो जाएंगे। बट इसके जो है शेप या फिर फंक्शन जब चेंज होता है तो इसका शेप भी चेंज होता है, इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। तो अभी हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये यहाँ क्या लिखा है? टीएस। टीएस का अर्थ होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब अगर मैं इस एलिमेंट्री कैनाल को यहाँ से काटूँ, ओके, ऐसे सीधा काटूँ और फिर ऊपर से इसे देखूँ, ओके, ऊपर से इसे देखूँ, तो मुझे जो व्यू मिलेगा, तो मुझे जो देखने के लिए मिलेगा उसे हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे। इसे ही शॉर्ट फॉर्म में टीएस कहते हैं। जब मैं इसे ऐसे काटूंगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे यहाँ से काटूंगा और मैं यहाँ से देखूंगा इसे लैटरल व्यू में, तो जो मुझे दिखेगा उसे एलएस कहेंगे, या एलएस कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, उसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, जब मैं इसे यहाँ से काटूँ और यहाँ से देखूँ। ओके, ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये पूरे के पूरे आपके एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, आपको नीट में बहुत काम आएंगे और आपके 12th के बोर्ड्स में भी बहुत काम आएंगे, 11th के बोर्ड्स में बहुत काम, 11th के एग्जाम्स में भी काम आएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम पोसेस 4 layers, नेमली सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो कि ओसोफेगस से रेक्टम तक 4 वॉल लेयर्स को प्रोसेस करती है। मतलब इसके पास 4 वॉल लेयर रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पास। ये यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, पहला जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। उसके बाद है मस्कुलरिस, जिसमें भी 2 प्रकार के मसल्स हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडनल। उसके बाद जो 3rd वॉल लेयर है उसे हम कहते हैं सब म्यूकोसा, और लास्ट वाला है म्यूकोसा। और ये जो है ये ल्यूमेन है, मतलब जो अंदर की कैविटी है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, इस कैविटी को। तो इसके पास 4 वॉल लेयर्स है, आपको ये याद ही कर लेना है: सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब एक एक करके हम हर एक लेयर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखिए, सिरोसा क्या है? सिरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज़ मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। सिरोसा क्या है? सबसे बाहर का लेयर है। ठीक है, अब फूड यहाँ से पास हो रहा है अंदर से, तो इसे हम पहला लेयर इसे कहेंगे म्यूकोसा को, दूसरा कहेंगे सब म्यूकोसा को, तीसरा कहेंगे मस्कुलरिस को, और चौथा कहेंगे सिरोसा को। ठीक है, ये जो लेयर है चौथा, ये सिरोसा बाहर का। तो सबसे, अगर हम अंदर से काउंट करेंगे तो ये सबसे बाहर वाला लेयर आ जाएगा सिरोसा। ठीक है, तो सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथीलियम। ये पतले मेसोथीलियम से बनी होती है। मेसोथीलियम किसे कहते हैं?
इपिथीलियम ऑफ विजुअल ऑर्गन्स को यहाँ लिखा है, ये भी देखिए यहाँ भी लिखा है इपिथीलियम ऑफ विजुअल ऑर्गन्स। इपिथीलियम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि बाहर के इन्वायरमेंट को फेस करता है या फिर किसी कैविटी को फेस करता है। ओके अगर आपकी बॉडी है, आपका स्किन है अगर, तो स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर है उसे हम इपिथीलियम कहेंगे। ओके तो इपिथीलियम क्या होते हैं, जो किसी बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, ऐसे टिश्यूज़ को इपिथीलियम कहते हैं। आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यूज़, कंपाउंड इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम, ये सब आपने पढ़ा होगा वहाँ। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं। इपिथेलियम मतलब ऐसे टिश्यूज़ जो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, और ऐसे टिश्यूज़ जो बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करते हैं लेकिन इंटरनल ऑर्गन में है। कहाँ है? इंटरनल ऑर्गन्स, उसे हम मेसोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोथीलियम। तो क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी के अंदर है, इसके लिए इसके एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे? मेसोथीलियम। ओके इसके एपिथेलियम को हम क्या कहेंगे? मेसोथीलियम। तो एक थिन मेसोथीलियम लेयर से बनी होती है विथ सम कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े से कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं इसमें। ओके अब सेकंड हम देखते हैं मस्कुलरिस। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल लेयर। देखिए अब ये रहा सेकंड लेयर, ठीक है, बाहर से सेकंड, अंदर से थर्ड। तो क्या है? ये मस्कुलरिस लेयर है। तो इसमें मसल्स दो प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, इनर सर्कुलर, ये देखिए यहाँ लिखा है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल, मतलब जो बाहर का लेयर है वो ऐसा है कुछ बाहर का लेयर, और उसमें जो मसल्स हैं, मसल सेल्स हैं, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में अरेंज्ड है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनली। और जो अंदर का लेयर है उसमें ऐसे सर्कुलरली अरेंज्ड है मसल्स, ठीक है, ऐसे सर्कुलरली अरेंज्ड ऐसे है। तो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो हमें स्ट्रेट वाले मसल्स कैसे दिखेंगे? ऐसे, खाली उनका ऊपर का भाग दिखेगा हमें। इसके लिए देखिए यहाँ सर्कल्स बनाए हैं बाहर से, और यहाँ जो है डैश बनाया है, मतलब सर्कुलर लेयर में वो अरेंज है, इनर मसल सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडनल। ओके समझ गए आपको? आगे देखते हैं। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। कुछ रीजन्स में अलग अलग प्रकार के हमें मसल्स भी देखने को, इन मसल्स का अलग अलग फॉर्म भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार के फंक्शंस रहता है उस प्रकार का हमें वहाँ जो है मसल्स के लेयर्स भी देखने को मिलते हैं। कभी जो है मसल की लेयर पतली हो जाती है, कभी बहुत मोटी हो जाती है, कभी दूसरी फॉर्म ले लेती है। ओके तो ये कभी कभी हमें ऑब्लिक मसल लेयर्स भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ रीजन्स में, एलिमेंट्री कैनाल के हर एक रीजन में नहीं। आगे देखिए, submucosal layer is formed of loose connective tissue containing nerves, bloods and lymph vessels। अब जो सेकेंड लास्ट लेयर है उसे सबम्यूकोसल लेयर कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सबम्यूकोसल लेयर ये रहा, ठीक है। ये क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, और इसमें नर्व्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स होते हैं। ओके तो मतलब ये जो एलिमेंट्री कैनाल को जो सब कुछ सप्लाई हो रहा है, फूड या फिर जो अब्जॉर्ब हो रहा है एलिमेंट्री कैनाल में से फूड, ओके, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यूज़ को मिल रही है, सेल्स को मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? सबम्यूकोसल लेयर की वजह से मिल रही है, क्योंकि इसमें लिम्फ वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं। तो मतलब जो सिग्नल्स मिल रही हैं ब्रेन से, वो भी सबम्यूकोसल लेयर को मिल रही है, और वो डाइजेशन का काम कर रही है एलिमेंट्री कैनाल में। अब इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमिन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड म्यूकोसा। ये लास्ट लेयर जो है, जो कि ल्यूमिन मतलब जिस कैविटी को सराउंड करने वाली लेयर, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूकोसा, ठीक है। तो यहाँ से फूड जा रहा है, और फूड किसके कांटेक्ट, कौन से लेयर के कांटेक्ट में आएगा? म्यूकोसा लेयर के, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर कोई भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल का प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले स्टूल में म्यूकस आता है। क्यों? बिकॉज सबसे पास का लेयर जो है फूड के, वो म्यूकोसा ही है, और इसके वजह से वही डैमेज होता है सबसे पहले, ठीक है। जैसे कि हमारे कोई पेट में इन्फेक्शन भी हो जाए या फिर इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए, तो स्टूल में सबसे पहले म्यूकस आता है।
या फिर कोई घाव भी हो जाए तो भी स्टूल में सबसे पहले म्यूकोसा आएगा, उसके बाद ब्लड आएंगे, उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन हुई, अनट्रीटेड हुई तो जो है वो घाव बढ़ते जाएगा और दूसरे लेयर्स को भी डैमेज कर देगा। आगे देखिए क्या लिखा है, कहाँ गए हम, ओके। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रुगाई इन स्टमक, ठीक है, एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विली या फिर विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये लेयर जो है स्टमक में रुगाई फॉर्म कर रहा है। रुगाई मतलब आपने स्टमक का कभी ये आपने 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़ा होगा कि स्टमक में जो है स्टमक सैक जो है सैक जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऐसे फोल्डिंग्स रहते, रिंकल्स के जैसे फोल्डिंग्स रहते हैं, ओके, और इन फोल्डिंग्स को रुगाई कहते हैं। और इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मतलब ऐसे छोटे छोटे ऐसे जो है उभरे हुए भाग रहते हैं इसके म्यूकोसल लेयर में। ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो इसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं या फिर विली भी कहते हैं या विलाई कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई हैविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। अब जो इसको लाइन कर रहे हैं, जो विलाई को सेल्स लाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उन्हें हम माइक्रोविलाई कहते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसका एक ब्रश बॉर्डर लाइक ये मिल जाता है, अपीयरेंस इसको मिल जाता है ब्रश बॉर्डर लाइक। अब ये क्यों हो रहा है, ये सब इतने फोल्डिंग्स वाले इंटेस्टाइन में हमें इतने फोल्डिंग वाला म्यूकोसा लेयर क्यों दिख रहा है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ओके। ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उतना ही उसको ज़्यादा सरफेस मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें इंटेस्टाइन में माइक्रोविली विली ये सब देखने को मिलते हैं। देखिए द म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। ये गॉबलेट सेल क्या कहते हैं, म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, म्यूकोसा के एपिथेलियम में। म्यूकोसा के एपिथेलियम में मतलब जो ये लास्ट पार्ट है, ओके। एपिथेलियम मतलब जो फ्री सरफेस को फेस करे या किसी बॉडी के कैविटी को फेस करे। तो म्यूकोसा लेयर के जो यहाँ वाले सेल्स होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एपिथेलियल सेल्स, ओके। म्यूकोसा के एपिथेलियल सेल्स, तो यहाँ वाले सेल्स के पास क्या होता है, गॉबलेट सेल्स होते हैं, हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। म्यूकस क्या करता है, ये लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। मतलब अगर आपका पूरा पेट या फिर आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल सूखा रहेगा तो फूड को आगे जाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपके बॉडी को मेहनत करना पड़ेगा और जो है बहुत सारे आपके जो म्यूकोसा लेयर भी है वो भी डैमेज हो जाएगा। इसके वजह से म्यूकोसा के जो सेल्स हैं जिसे हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं और इसके वजह से फूड ईजिली पास हो जाता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में। देखिए म्यूकोसा जो स्टमक का म्यूकोसा है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ओके। मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो कि HCl को सिक्रेट करते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में मदद करता है। और ऐसे सेल्स कहाँ होते हैं, स्टमक के म्यूकोसा में। एंड क्रिप्ट्स, और ये जो म्यूकोसा है वो क्रिप्ट्स भी फॉर्म करता है। क्रिप्ट मतलब क्या, देखिए अभी एक विलाई है, कहाँ गया मेरा मार्कर, ओके। अभी देखिए ये एक विलाई है, ओके, ये दूसरी विलाई है। तो ये दोनों विलाई के बीच में जो एक खड्डा है, ओके, वेल है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिप्ट कहेंगे, ओके। तो दो विलाई के बीच में जो खड्डा है उसे हम क्रिप्ट कहते हैं। तो ये म्यूकोसा है, इसमें ऐसे क्रिप्ट्स भी होते हैं, ये क्रिप्ट्स को भी फॉर्म करता है। जैसे कि इंटेस्टाइन में जिसे हम एक उसका एग्जांपल दिया है क्रिप्ट का, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरखुन। क्रिप्ट्स ऑफ लिवरखुन ये भी एक टाइप का क्रिप्ट है। तो आगे क्या लिखा है देखिए, ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हर एक जो चारों लेयर्स हैं वो हर एक डिफरेंट लोकेशन में एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं ताकि वो डाइजेशन को एड कर सकें, डाइजेशन को, एसिमिलेशन को, एब्जॉर्प्शन को, इन सबको एड कर सकें या फिर इसमें हेल्प कर सकें। इसके लिए वो अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं और अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अलग अलग लोकेशंस में एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल के चारों लेयर्स का जो स्ट्रक्चर है वो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सेम नहीं रहता है, वो बदलते रहता है उनके रोल्स के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम देखेंगे कि
अब हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं और कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, इसके नाम भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स द सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड द पैनक्रियास। अब कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं? 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। पहला है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा है लिवर, तीसरा है पैनक्रिया। एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे। देखिए, सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा मेनली 3 पेयर, मतलब 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं पेयर में, वही मेनली सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि चिक्स में होता है, ओके, गाल के इधर कान के नीचे होता है ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, देख सकते हैं आप। सेकंड है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, यहाँ आप देख सकते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या होता है? हमारी जो जॉ बोन है उसके नीचे होता है, या फिर जॉ बोन से एकदम चिटका हुआ होता है। लास्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये हमारी जीभ के नीचे होता है। जब भी आप कभी ऐसे जी को अपने टंग को फोल्ड करते हैं तो आप देखते होंगे कि 2 ऐसे स्ट्रिंग निकल जाते हैं सलाइवा के, या थूक के 2 स्ट्रिंग निकल जाते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं? वो इस सबलिंगुअल ग्लैंड्स में से निकलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा 3 ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और फिर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये तीनों के तीनों पेयर में होता है। मतलब टोटल कितने ग्लैंड्स हो गए? 6 ग्लैंड्स हो गए, ओके। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक। अब देखिए, दिस ग्लैंड्स situated just outside the buccal cavity and secrete salivary juice into the buccal cavity। ये क्या करते हैं? ये बकल कैविटी से बाहर रहते हैं, ठीक है। बकल कैविटी मैंने आपको बताया था, माउथ के जो कैविटी होती है उसे बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये सब ग्लैंड्स बकल कैविटी के बाहर रहते हैं, लेकिन अपना सिक्रेशन बकल कैविटी के अंदर डालते हैं। आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है नीट में क्वेश्चन, या फिर आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्स में इतना लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नीट में ज़रूर आ सकता है कि ये सारे के सारे ग्लैंड्स आपके बकल कैविटी से बाहर रहते हैं, लेकिन वो अपने सिक्रेशन को बकल कैविटी के अंदर डालते हैं, ठीक है। अब ये तीनों ग्लैंड्स के अलग अलग डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब ये जो पाइप है जिससे वो अपना सिक्रेशन पोर करेंगी, कहाँ? बकल कैविटी के अंदर। तो इस अलग अलग डक्ट्स के अलग अलग नाम भी है। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, ये रहा पैरोटिड ग्लैंड, इसका जो डक्ट है इसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट। क्या नाम है? स्टेनसन्स डक्ट। और जब इस वाले ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन, तो इसे मम्प्स कहते हैं। जो आपके गाल फूल जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत लोग गाल फूल जाते हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से फूल जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन है एक, जिसे मम्प्स कहते हैं। और ये कॉन्टेजियस है, मतलब जैसे सर्दी खांसी एक आदमी को दूसरे आदमी की वजह से लग जाती है, उसी प्रकार ये मम्प्स भी एक आदमी को दूसरे आदमी की वजह से लग जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। और सेकंड जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, इसके डक्ट को क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेविनस, ठीक है। और जो लास्ट है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इसके डक्ट को कहते हैं वाटसन्स डक्ट, वाटसन्स डक्ट, वाटसन्स डक्ट, ओके, WHARTONS, वाटसन्स डक्ट। तो पहला इसके डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन्स डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? डक्ट ऑफ रेविनस। और लास्ट सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? वाटसन्स डक्ट, ओके। देखिए, फिर अब हम सलाइवरी ग्लैंड को ख़त्म कर चुके हैं, अब हम देखेंगे लीवर को। तो लीवर भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। इसका वेट कितना है? 1.2 to 1.5 kg इन अडल्ट ह्यूमन बींग्स। अडल्ट ह्यूमन बींग में क्या होता है? 1.2 to 1.5 kg होता है। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किसे कहते हैं? ये जो कैविटी है, ठीक है, इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। जस्ट बिलो द डायफ्राम। आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इमेज देखा होगा, तो लंग्स के नीचे जो एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे डायफ्राम कहते हैं। हैज़ 2 लोब्स, इसके पास 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। यह देख सकते हैं आप, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और ये रहा पूरा का पूरा लीवर। देखिए, और इस लिगामेंट को फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि दोनों लोब्स को डिवाइड करता है। और
इस हर एक लीवर को जो कवर करता है एक कैप्सूल, उसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, ठीक है। वो हर एक हिपैटिक लोब्यूल को कवर करता है, इसका मतलब पूरे लीवर को वो ऐसे कवर करता है और उसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। आगे देखते क्या लिखा है, देखिए द हेपेटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स। हिपैटिक लोब्यूल्स, जैसे कि किडनी में नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन है, किडनी का नेफ्रॉन। उसी प्रकार से लिवर का फंक्शनल यूनिट क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स, याद रखना है। हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, जिसमें कि हिपैटिक सेल्स होते हैं और वो कॉर्ड के जैसे होते हैं। देखिए अभी आपको इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेसल्स आए रहते हैं, ठीक है, अंदर, और उन वेसल्स के बीच में जो आपको पिंक कलर के सेल्स दिख रहे हैं वो एक कॉर्ड की तरह, देखिए यहाँ ऐसे कॉर्ड की तरह ऐसे 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 होते हैं वेसल्स के बीच में। इसके लिए इन्हें कहा गया है कि कॉर्ड के जैसे वो स्ट्रक्चर में हिपैटिक सेल्स होते हैं। आपको और एक चीज़ याद रखनी है, देखिए पोर्टल ट्रायड को आपको याद रखना है, ये नीट में आ सकता है क्वेश्चन। देखिए पोर्टल ट्रायड, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पोर्टल ट्रायड। पहला है बाइल डक्ट, दूसरा है पोर्टल वेन और तीसरा है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या कर रही है, यहाँ ब्लड लेके आ रही है, ठीक है। पोर्टल वेन क्या कर रहा है, जो स्टमक से जो ब्लड एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। ये एक पोर्टल सिस्टम, मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड ले जाना, हार्ट को छोड़ के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अगर ब्लड वेसल्स जाए तो उसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो पोर्टल वेन स्टमक और इंटेस्टाइन से पूरा ब्लड लेके कहाँ आ रही है, लीवर में। और बाइल डक्ट, बाइल डक्ट क्या कर रहा है, जो ये सारे हिपैटिक सेल्स हैं जो बाइल सिक्रीट कर रहे हैं उनसे बाइल लेके जा रही है बाहर, कहाँ, गॉल ब्लैडर में जमा करने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है पोर्टल ट्रायड। फिर साइनोसॉइड क्या है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है कैपिलरी का जिसमें जो हार्ट से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन रिच, वो क्या करेगा, वो मिक्स कर देगा ऐसे, वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है उसे हिपैटिक सेल्स को देगा। और फिर यहाँ क्या होगा, ये जो ब्लड आ रहा है कहाँ से, हमारे इंटेस्टाइन से या फिर हमारे स्टमक से और इंटेस्टाइन से, जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच है, उसको मिला देगा और ये जो यहाँ सेंट्रल वेन है उसमें डाल देगा, सेंट्रल वेन, ठीक है। और सेंट्रल वेन हार्ट के पास जाएगा, ऑक्सीजन रिच होगा, और फिर आगे हर एक ऑर्गन को जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब किया है हमने डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, वो हर एक ऑर्गन को वो न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ देखिए कुफर सेल्स। कुफर सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स हैं लीवर के। कुफर सेल्स क्या है, फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ लीवर। इतना आपको इस डायग्राम में से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लीवर ये रहा आपका, लीवर यहाँ है, स्टमक के बाजू में होता है और ये राइट साइड में होता है आपके, ठीक है। तो ये देखिए ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। मैंने आपको कहा था कि हर एक लोब्यूल को कवर कौन करता है, ग्लिसन्स कैप्सूल, और इसका मतलब भी पूरे लीवर को ही कवर करता है ग्लिसन्स कैप्सूल, ओके। अब सेकंड देखिए क्या दिया है, बाइल सिक्रीटेड बाय हिपैटिक सेल्स passes through hepatic duct and is stored and concentrated in thin muscular sac called gall bladder। गॉल ब्लैडर में जमा होता है, जो बाइल, जो हिपैटिक सेल सिक्रेट करती है बाइल, वो हिपैटिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर, ये रहा देखिए आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ जमा होता है, ओके। अब गॉल ब्लैडर से कहा जाता है, देखिए द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ये रहा, ये डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर है, ओके। यहाँ आप देख सकते हैं, जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, अलॉन्ग विथ हिपैटिक डक्ट, जो कि हमारे लीवर से निकल रहा है। हिपैटिक डक्ट जो कि हमारे लीवर से निकल रहा है, ये दोनों जुड़ जाते हैं एक जगह पे, इसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। इसे क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ओके। कॉमन बाइल डक्ट में कौन से डक्ट हैं, सिस्टिक डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आता है, और डक्ट ऑफ लिवर जिसे कि हिपैटिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। हिपैटिक डक्ट लिवर से आ रहा है और सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से आ रहा है, और दोनों मिलके एक डक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, जो कि कहाँ खुलेगा, ड्यूडेनियम में खुलेगा। किसके साथ मिलके खुलेगा, ये पैनक्रिया से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, ये रहा यहाँ, ये दोनों एक साथ यहाँ मिल जाते हैं, ओके। और फिर ये क्या बनाते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट,
ये लोग क्या बनाते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कौन कौन, कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल जाएंगे और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाएंगे। और ये डक्ट जो है डिडोनियम में, इंटेस्टाइन का डिडोनियम मैंने आपको पढ़ाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिडोनियम है, ओके, जेजुनियम है, इलियम है। तो डिडोनियम में खुलेगा, कहाँ खुलेगा, इम्पुला ऑफ वेटर, जो इसका फूला हुआ पार्ट होगा उसको हम इम्पुला ऑफ वेटर कहेंगे। और यहाँ एक स्फिंक्चर होगा जिसे हम स्फिंक्चर ऑफ ओडाई कहेंगे। आगे देखिए लिखा है द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू डिडोनियम as a common hepatopancreatic duct which is guarded by sphincter of OD। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्या आया, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिल गए और दोनों एक साथ खुलेंगे। ये देखिए ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम एम्पुला ऑफ वेटर कहेंगे। और इसमें एक स्फिंक्चर होगा, स्फिंक्चर का मतलब भी मैंने आपको समझाया है। तो एक स्फिंक्चर होगा जिसका नाम है स्फिंक्चर ऑफ ओडी। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा है। और एक पैनक्रिया है बाकी, इसे भी हम देख लेते हैं जल्दी। देखिए द पैनक्रिया इज अ कंपाउंड, मतलब कंपाउंड ग्लैंड या फिर कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड डिडोनियम। ठीक है, इस यू शेप्ड डिडोनियम के बीच में ये सिचुएटेड है। कौन, पैनक्रिया। ठीक है, और ये कंपाउंड ग्लैंड है। कंपाउंड ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये दोनों फंक्शंस कर रहा है। कौन से दोनों फंक्शंस कर रहा है, ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का मतलब ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट हो। ठीक है, जिसके पास डक्ट हो मतलब एक ऐसा ट्यूब हो जिससे वो अपने सिक्रीशंस को बाहर दे सके। और एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं। ठीक है, जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं उन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ऐसे ग्लैंड्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। ओके, आगे क्या लिखा है देखिए, द एक्सोक्राइन पोर्शन secretes an alkaline pancreatic juice containing enzymes and the endocrine portion secretes hormone insulin and glucagon। क्या कर रहा है, जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। मतलब जो डक्ट वाला पोर्शन है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है। याद रखिएगा अल्कलाइन, ओके, नॉट एसिडिक, अल्कलाइन। और जो एंडोक्राइन पार्ट है जो हार्मोन सिक्रेट करेगा वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अभी देख सकते हैं यहाँ पैनक्रिया का ये बना के दिया गया आपको, ये हेड है, ये बॉडी है और ये टेल है। ठीक है, पैनक्रिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पैनक्रिया जो है लोब्यूल से बना होता है जिसे हम एसेनी भी कहते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का पार्ट जो कि है डाइजेशन को वापस से समझाया गया है एक प्रोसेस के तौर पे, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलते रहें और बेल आइकन दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।